हाँ जी, तो अब अपन बात करेंगे परमाणु विज्ञानीय प्रकरण की बात करेंगे, है ना। तो परमाणु का देखिए सबसे पहले कि परमाणु का मतलब क्या होता है। तो परमाणु अपन जानते हैं कि जो प्रूफ को बोलते हैं ना, प्रूफ, या फिर अपन कहें सबूत को बोलते हैं कि तुम्हारे पास में इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है। ठीक है, तो पहली चीज तो परमाणु का मतलब क्या होता है ना, अपन ने देखा। दूसरा ये है कि इसमें जो अध्याय में जो है काफी थोड़ी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी जटिल कर रखी है, अपन उसको थोड़ी आसान करके उसको समझेंगे। अगली चीज ये आती है कि परमाणु की जो है चिकित्सा के हिसाब से, मतलब अपने को क्या करना है, अल्टीमेटली चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा में परमाणु क्यों पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो इसमें देखिए जैसे आता है, जैसे आपतोपदेश प्रमाण, अभी आगे अपन पढ़ेंगे परमाणु के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको कि आपतोपदेश जो है वो प्रमाण जो अपन पढ़ेंगे। आप्त जो होता है ना, आप का मतलब होता है ऐसे लोग जो हमेशा सच बोलते हैं ना, उनकी बातें जो है वो, जैसे शास्त्रों को जो लिखने वाले होते हैं ना, वो आप्त पुरुष होते हैं। जैसे अपन कहें भाई संहिताएं आप्त पुरुषों ने लिखी है ना, उनको सात्विक माना जाता है, वो सत्व गुण प्रधान होते हैं, है ना। आगे अपन बात करेंगे उनकी। कहने का मतलब जो आप्तोपदेश प्रमाण होता है वो, जैसे संहिताएं जो होती हैं, या फिर जैसे चरक संहिता अपन पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है कि भाई इस ये रोग है और इस रोग के ये लक्षण होते हैं और ये इसकी चिकित्सा है ना। तो उन्होंने क्या अपने को बता दिया कि भाई इस रोग में ये चिकित्सा देनी है, और अपन उस आप्तोपदेश प्रमाण के माध्यम से वो ट्रीटमेंट अपन करते हैं, वो चिकित्सा अपन करते हैं जो हमारे आचार्यों ने हमें बताई है। तो इसलिए जो है अपने पास में क्या प्रमाण है कि उस बुक में लिखा हुआ है, इसलिए, है ना। और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो ये जो है अपन प्रमाण पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमाण जो है वो बताए गए हैं। और सबसे पहले प्रमाण की थोड़ा बेसिक अपन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन प्रमाण में। देखिए सबसे पहले है प्रमाण शब्द की निरुक्ति। क्या क्या याद रखना है, आगे आगे की क्लासों में कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो सारी अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए निरुक्ति आपको हर चीज की याद रख लेनी है। तो निरुक्ति देखिए इसकी है, परमीयते अनेन इति प्रमाणम। ठीक है, जिसके द्वारा हमें क्या हो, यथार्थ ज्ञान का या फिर सत्य का ज्ञान अपने को हो, वही क्या होता है, प्रमाण होता है ना। अपने को चलो कोई चीज पता चल गई, है ना, लेकिन उसका अपने को कोई प्रमाण दे, कोई सबूत दे, तभी तो अपन मानेंगे ना कि भाई ये बात सच है ना। तो ये होता है, तो सबूत से अपने को क्या पता चलता है भाई, प्रूफ अपने को जब किसी चीज का मिल जाता है, तो अपन क्या हो जाते हैं भाई, कि हाँ ठीक है, अपन उसका ज्ञान हो जाता है अपने को उस चीज का। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए अगली चीज आती है, प्रमाण के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है श्लोक अपने को कौन से याद करने, थोड़ी सी ये जो है वो जटिलता रहती है। तो देखिएगा जैसे तर्क भाषा के जो श्लोक है वो पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से आप याद कर लीजिएगा। लेकिन जहां पे भी चरक संहिता का श्लोक दिया गया हो, ठीक है, तो वो आप जरूर याद कर लेना, है ना, चूंकि अभी इनिशियल है ना। बाद में तो इतने श्लोक याद होते नहीं है, शुरू शुरू में याद होते हैं। तो अभी इन चरक संहिता वाले श्लोक है उनको स्पेशली आपको देख लेना है। तर्क भाषा वाले थोड़े बहुत देख लेना, क्योंकि जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने सारे श्लोक इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी बुक में जो भी हो वो वहीं से आप देख लो। तो इसमें देखिए जो भी श्लोक है ये ज्यादा काम नहीं आएंगे, जैसे आप पढ़ लिए तो आगे कभी काम आएंगे नहीं। और यहाँ पे चरक संहिता का या फिर सुश्रुत संहिता का श्लोक एक भी नहीं है। तो अपन ये तर्क भाषा वाला जो है ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तर्क संग्रह की कुछ बातें अपन आगे भी पढ़ते रहेंगे अगली क्लासों में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण के लक्षणों की बात करें, तो इसमें लिखा है परमाकर्णम प्रमाणम, यथार्थ अनुभव परमा साधकतम कर्णम। ठीक है, दूसरी बात देखिए क्या लिखा है कि यथार्थ अनुभव परमा तत्साधनम च प्रमाणम, जिससे अपने को क्या हो भाई, यथार्थ अनुभव। अभी परमा की अपन बात करेंगे। आगे है परमाता येन अर्थ परमिणति तत् प्रमाणम। देखिए अपन एक एक चीज अपन इसमें देखते हैं, सारा मैंने इसका लिख रखा है। सबसे पहले बात करते हैं कि यथार्थ ज्ञान का या अनुभव, यथार्थ ज्ञान या अनुभव जिसको परमा बोलते हैं, परमा का साधकतम कारण। साधकतम कारण मतलब क्या होता है, मोस्ट एसेंशियल कोज, जिससे के उपस्थित होते ही यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, उसे प्रमाण कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यथार्थ ज्ञान, जो यथार्थ जो अपने को ज्ञान होता है ना, उसको बोलते हैं परमा। ठीक है, उस परमा को, जो ज्ञान प्राप्त करने का जो सबसे जरूरी जो रीजन होता है, सबसे जरूरी कारण होता है, जिसके उपस्थित होते ही यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। यहां पे पहली चीज याद रखनी है, परमा किसको बोलते हैं, परमा जो ज्ञान अपने को होता है, जो अनुभव अपने को होता है ना, प्रमाण के माध्यम से ज्ञान या फिर अनुभव, इसको क्या बोलते हैं, परमा बोलते हैं। ठीक है, अभी आएगा, अभी परमा आया, प्रमाण आया, परमेय आएगा और परमाता भी आएगा। ठीक है, देखिए दूसरी चीज है,
कि ज्ञेय वस्तु या विषयों का यथार्थ या वास्तविक ज्ञान परमा कहलाता है। ठीक है, ये परमा हो गया कि जो वस्तु, ज्ञेय वस्तु का मतलब होता है जिसको जाना जाए, जिसके बारे में जाना जाए। मान लीजिएगा एक टेबल है, एक पेन है जिससे अपन लिखते हैं, इसके बारे में अपन जानना चाहें तो भाई ये एक पेन है और ये लिखने के काम आती है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन कुछ जान सकते हैं उस पेन के बारे में। ठीक है, तो उसको क्या कहा, उस पेन को अपन क्या कहते हैं या फिर उसके बारे में जो अपने को जाना, जो उनके बारे में जो अपन नॉलेज रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको परमा बोलते हैं। जिसे ज्ञान लाभ होता है उसे परमाता होता है। आपको ज्ञान मिला उसके बारे में तो आप क्या हुए, परमाता हुए। ठीक है, इसके बाद में आता है यथार्थ अनुभव के विषय को क्या कहते हैं, परमेय कहते हैं। ठीक है, जिस चीज का ज्ञान करना है उसके विषय को क्या कहते हैं, परमेय कहते हैं। ठीक है, विषय को तो परमेय कहते हैं और जो ज्ञान अपने को मिला है उसको कहते हैं परमा, है ना। थोड़ा सा ये जटिल लगेगा आपको याद करने में। तो जो विषय होगा, ठीक है, उसको तो क्या कहेंगे अपन, परमेय कहेंगे। ठीक है, जो अनुभव या फिर ज्ञान हुआ उसको अपन क्या कहेंगे, परमा कहेंगे। ठीक है, जिसको ज्ञान हुआ उसको अपन क्या कहेंगे, परमाता कहेंगे। और जिसके द्वारा अपने को ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, परमाण कहते हैं। तीन चार चीजें याद हुई कि वह साधन जिसके अभाव में परमाता तथा परमेय के उपस्थित रहने पर भी परमा का लाभ न हो। ठीक है, परमेय मतलब वो विषय जिसका अपन ज्ञान करना चाहते हैं। ठीक है, और परमाता जो ज्ञान करना चाहता है, जो व्यक्ति विशेष जो ज्ञान करना चाहता है, वो सब होते हुए भी क्या नहीं मिला, परमा नहीं मिला। परमा किसको बोलते हैं, ज्ञान को बोलते हैं। परमा नहीं मिला किसकी, उस चीज की अनुपस्थिति में। किसकी उपस्थिति, वो ही क्या है, जो चीज इन तीनों के होते हुए भी इनको ज्ञान नहीं हो रहा है और वो चीज अनुपस्थित चीज है, वो कौन है, वो प्रमाण है। कहा कि भाई परमाता भी है, जानने वाला भी है, परमेय भी है, जिसके बारे में अपने को जानना है वो भी है, और वो परमा नहीं है, मतलब अपने को नॉलेज नहीं है उसका। क्यों, क्योंकि अपने पास में प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा, मैं आशा करता हूं समझे होंगे। इसके बाद देखिए बात करते हैं, इसी हेतु प्रमाण को परमा का साधकतम कारण कहते हैं। इसीलिए इसीलिए प्रमाण को क्या कहते हैं, परमा का मोस्ट एसेंशियल रीजन कहते हैं। ठीक है, दार्शनिक वांग्मय में ऐसा कारण जो बहुत जरूरी या साधकतम है उसको क्या कहते हैं, करण कहते हैं। दर्शनों में इसको क्या कहते हैं, करण कहते हैं। भाई जो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी हो ना उसको करण कहते हैं, है ना। अपन आगे की जो बुक्स आएगी, है ना, उनमें भी अपन ये चीजें देखेंगे। आगे जब चरक संहिता आप पढ़ोगे ना, उसमें आप पढ़ोगे भी कुछ चीजें, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। चार चीजें होती है अपनी, जब अपन चिकित्सा करते हैं ना, तो उस समय चार चीजें आवश्यक होती हैं। तो एक तो अपन कहें अपने को क्या आवश्यक होता है, भीषक, जिसको अपन डॉक्टर बोलते हैं। अपन नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा, इस चीज को कैसे समझें कि इसको मोस्ट एसेंशियल क्यों बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है चलो, आपने कहा कि प्रमाण की अनुपस्थिति में आपको जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उसको परमा नहीं मिलेगा अपने को। लेकिन अपन ये भी तो कह सकते हैं भाई अपने पास में प्रमाण भी है, परमा भी है, ठीक है, और परमेय भी है, लेकिन परमाता नहीं है। मतलब अपने पास सब कुछ है, सबूत भी पड़े हैं, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई सीखने वाला ही नहीं है। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं भाई, सीखने वाला जो है वो मोस्ट एसेंशियल फैक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे, क्यों। देखिए एक चीज आती है कि डॉक्टर भी होता है, अपन कहे परिचारक जिसको अपन कंपाउंडर बोल सकते हैं, एक अपन कहे रोगी होता है, और एक अपन कहे भाई औषधि होती है, जो अपने को, जिससे अपने को क्या करनी है, ट्रीटमेंट करना है। तो अपन कहे कि जब ये चारों चीजें मिलती हैं, डॉक्टर मिलता है, कंपाउंडर मिलता है, रोगी रोगी मिलता है, और औषधि मिलती है, तभी अपन क्या कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट एसेंशियल फैक्टर किसको कहा गया है, चिकित्सक को कहा है, डॉक्टर को कहा है। ठीक है, तो हालांकि जरूरत तो सभी की है, लेकिन फिर भी जो चिकित्सा कौन करेगा भाई, डॉक्टरी तो करेगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से ये है। ठीक है, तो सबसे एसेंशियल कोज क्या है, प्रमाण। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो ये प्रमाण की थोड़ी सी अपन ने परिभाषाओं की बात की। इसके बाद देखिएगा, अपन आगे चलते हैं, उदाहरण पे चले। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए इस अध्याय में या फिर इस बुक में आप देखोगे कि जगह जगह पे गाय के और घट के, मतलब घड़े के जो है वो उदाहरण बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। रीजन नहीं पता है तो आप भी इन्हीं को काम में ले सकते हो। देखिएगा, तो यहाँ पे गाय का उदाहरण लिया है कि सामने एक गाय है। ठीक है, आप देख रहे हैं तथा अनुभव कर रहे हैं कि गाय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा सबसे पहले कि ज्ञान जो है, यहाँ पर ज्ञान का कर्ता आप, तो मतलब अपन ने कहा ना जो नॉलेज रहेगा वो कौन है, परमाता हुआ। दूसरा है ज्ञान का विषय जो है वो गाय है, जिसके बारे में अपने को जानना है, वो क्या होता है, परमेय होता है। और आंख से देखकर गाय का अपन ने क्या किया, नॉलेज लिया, उसका अनुभव किया, तो वो क्या हो गया, अपन ने क्या देखा, आंख से देखा अपन ने, है ना, तो वो क्या हुआ भाई,
प्रमाण हुआ, जिसकी वजह से अपने को कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण, अपन ने खुद जाके देखा कि सच में गाय है क्या, है ना, देखा। तो परमाता ज्ञाता या फिर अपन कहे प्रमाण ज्ञाता, मतलब जानने वाला और जानने में आने वाली विषय वस्तु के बीच का सीधा संबंध स्थापित करता, वही क्या है, प्रमाण। ठीक है, कि ज्ञाता और ये जानने वाला और जानने में आने वाली वस्तु के बीच का सीधा संबंध क्या है, प्रमाण है। ठीक है, तो ये प्रमाण के बारे में कुछ बातें बताई हैं, तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको प्रमाण जो है वो थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रमाण के पर्यायवाची शब्द, इंपॉर्टेंट बिंदु है भाई, याद कर लेना। प्रमाण को और क्या क्या बोलते हैं कि अर्थ उपलब्धि हेतु प्रमाणम, कि सबसे पहले कहा कि उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा, ये चार जो है क्या माने गए हैं, प्रमाण के पर्याय माने गए हैं। यहां पे बस ये न्यायवार्तिक का इतना ही है, ये याद रख सकते हो। बाकी ये याद रख लीजिएगा, उपलब्धि किसी चीज की प्राप्ति, अपने को किसी ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, प्रमाण से होती है। वही बात है साधन, साधन क्या होता है भाई, किसी चीज को अपने को प्राप्त करने का साधन हो गया। ज्ञान, प्रमाण से अल्टीमेटली क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। और परीक्षा, किसी चीज की अपन परीक्षा कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आगे आएगा, परीक्षा जो क्या है ना, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी आप याद रखें सिर्फ कि उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा, ये क्या है, प्रमाण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आता है परमा, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो कुछ बच गया हो, ढंग से समझ में नहीं आया वो आ जाएगा यहाँ पे। परमा, परमा को बोलते हैं अनुभव होना, है ना, अपने को किसी चीज का नॉलेज हुआ, उसको क्या बोलते हैं अपन, परमा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रखा है, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है, स एव परमेत इति उच्यते। इसके बाद लिखा है, देखिए अगली ये दूसरी लाइन है कि यद अर्थ विज्ञान सापरमा। देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है कि जो वस्तु जैसी है, जहां है, उसको उसी रूप में, उसी प्रकार का, वही और यथार्थ रूप से ग्रहण करना, उसी को या फिर उसका अनुभव करना क्या है, परमा है। ठीक है, जिस वस्तु जो जैसी पड़ी है उसको वैसा का वैसा ही अपने को उसके बारे में जान लेना, उसको बोलते हैं परमा। जैसे कह रहा है कि जहां रजत हो वहां उसे रजत है, इस प्रकार का ज्ञान होना यथार्थ अनुभव है। मतलब रजत से देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रजत मतलब एक सफेद चीज है ना, चांदी के लिए कहा जा रहा है कि चांदी है और उसको आप चांदी ही समझ रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो आपको यथार्थ अनुभव, वास्तविक अनुभव हुआ, उसको अपन क्या बोलते हैं, परमा बोलते हैं। ठीक है, तो बस आप शॉर्ट में याद रखिएगा, जिसको सीधा अपने को, जिसका नॉलेज हो, जिसका अनुभव हो, उसको बोलते हैं परमा। तो कहा कि परमा के जो है वो दो गुणों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है ट्रुथ, सत्य, है ना, यथार्थ को बोलते हैं। एक बोलते हैं अनधिगत, नोवेल्टी। देखिएगा इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि इसके दो गुण होते हैं, एक तो सत्य और एक अनधिगत्व होता है। देखिए आगे अपन चलते हैं, बस ये दो गुण आपको याद रख लेने। इसके बाद जो है आगे लिखा है परमेय के बारे में। परमेय में देखिए बताया है ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस, है ना। कहने का मतलब परमा में अपन ने कहा कि अनुभव करना, और परमेय मतलब है कि किस चीज का अपने को अनुभव करना है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो है, आप बस एक लाइन याद रख लें, इनमें मैंने दो दो लिखी है, आप एक याद रख सकते हैं, वो सफिशियंट है। ठीक है, कि परमेय सिद्धि प्रमाण अधि, कह रहा है कि जिन क्या परमाणु के द्वारा अनुभव किया जाए उसी को क्या कहते हैं, परमेय कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु के द्वारा अनुभव किया, तो अनुभव करना तो परमा हो गया। तो किसका किया, परमेय का अपन क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रमेय हुआ। प्रमेय का क्या करते हैं अपन, अनुभव करते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे परमा लिखेंगे, प्रमेय का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, और किसके द्वारा, प्रमाण के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रहे, प्रमेय, प्रमाण और परमा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रमेय ज्ञेय और साध्य है, प्रमाण साधन है, और परमा उसका क्या है, साध्य फल है। तो परमा तो क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, या फिर अपन कहे प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और ये कौन है, ये रिएक्टेंट मान सकते हैं इसको, है ना, जिसके बारे में अपने को जानना है। और प्रमाण क्या हो गया, इसको मदद कर रहा है, साधन है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, प्रमेय, परमा और परमाणु, तीनों चीजें याद होगी। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि का एक एक पदार्थ क्या है, प्रमेय है। कहने का मतलब अपन एक एक पदार्थ के बारे में जान सकते हैं, है ना, अपने आसपास कुछ जो कुछ भी पढ़ा रहता है, बुक के बारे में जान सकते हैं, हर चीज के बारे में, है ना, जो है तथा जिसे हम जानते हैं वह परमेय। या तो जिसके बारे में जान सकते हैं, या फिर जिसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, वो सभी क्या है, परमेय है। सभी परमेयों का एक साथ व्यक्तिगत रूप से अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है, सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते, है ना। तो देखिएगा एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है, अतः प्रत्येक अध्येता, चाहे वह व्यक्ति हो
अथवा संप्रदाय अपने अपने प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप अपने अपने ढंग से वर्गीकरण करके उनका अध्ययन करता है। अपन एक क्या करते हैं इसके लिए, एक साथ तो नहीं पढ़, अलग अलग चीजों को तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो सभी जो उस समय के जो लोग थे, संप्रदाय माने, धर्म माने, है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने नियमों को या फिर अपने अपने विषयों को क्या बांट दिया, अलग अलग क्या कर दिया, उनका कंपार्टमेंट्स बना दिए, सब्जेक्ट्स बना दिए, है ना, कुछ बड़े ग्रुप्स बना दिए अपन कहें। तो देखिएगा इन्होंने क्या किए, अपने जो है विषय बनाए, है ना, या फिर अपने जो है वर्गीकरण किया इन्होंने, है ना। तो वो कैसे किया, वो कुछ अपने को याद भी करना है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो अलग अलग विषय करते, तो कहा भाई न्याय दर्शन ने 12 जो प्रमेय बताए, वो कितने बताए, 12 बताए। ठीक है, तो इन सब में क्या है, हर चीज की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आत्मा की, ठीक है, तो सबसे पहले आत्मा बता दिया। शरीर, अब शरीर के अंदर पूरे शरीर के बारे में जानना आ गया। शरीर को क्या मान लिया, एक प्रमेय मान लिया, उसके बारे में अपने को सारा उसका ज्ञान लेना। उसी प्रकार इंद्रिय आ गई, इंद्रिय उसमें सारी की सारी आ गई, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आ गई। अर्थ आ गया, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख और अपवर्ग। ठीक है, तो ये 12 प्रमेय है। तो पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन ने कितने प्रमेय माने, तो 12 प्रमेय माने, है ना। ये 12 नाम आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद में आता है कि वैशेषिक दर्शनानुसार षड द्रव्य आदि पदार्थ, ठीक है। और सांख्य ने पंचविंशति तत्व, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने, अपन ने बात भी की थी, है ना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ऐसे करके 6 द्रव्य, है ना। इंपॉर्टेंट है ये दोनों आप जरूर याद रख लेना। हालांकि न्याय दर्शन वाले 12 है, ये भी याद रखना, है ना। और ये भी याद रखना, इन्होंने 25 और इन्होंने 6 माने। इसके बाद देखिए अपन ने बात की इसके बाद अपन परमेय और परमा की बात की, अब अपन बात करेंगे परमात्मा की। ठीक है, तो परमात्मा में अपन ने कहा कि प्रमेय पद से ग्रहित अथवा ज्ञातव्य जो विषय है, उसके ज्ञाता को क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। भारतीय दर्शन तथा आयुर्वेद मतानुसार ज्ञान का अधिकरण आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा है, और वही क्या है, वास्तविक परमात्मा है। परमात्मा कौन होता है भाई, जानने वाला होता है। ठीक है, तो कहा कि भाई कौन जानता है, तो दर्शनों में कहा कि भाई आयुर्वेद मतानुसार कहा कि ज्ञान किसको मिलता है, आत्मा को मिलता है। ठीक है, ज्ञान का अधिकरण किसको माना है, ठीक है, आत्मा, और वही वास्तविक परमात्मा है। तो पूछा जा सकता है भाई आयुर्वेद के अनुसार परमात्मा कौन है, आत्मा है। ठीक है, अब शरीर को तो, अब शरीर तो क्या है भाई, आत्मा जब निकल जाती है तब भी शरीर तो पड़ा ही रहता है भाई। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तब भी शरीर तो बचता ही है ना। तो वही वाली बात है कि आदमी जब जीवात्मा की बात करें अपन, जो जीवित व्यक्ति है उसी को क्या मान सकते हैं, उसी को अपन परमात्मा मान सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, देखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा उल्टा आता है, जैसे अपन ने कहा परमा, है ना। अब इसके बाद आता है अपरमा। ठीक है, एक तो आता परमा और एक आता है अपरमा। अपरमा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, परमा क्या था, वैलिड था। ठीक है, सही ज्ञान था। इसमें देखिए, उसमें था यथार्थ अनुभव, परमा था, है ना। यहाँ पे हो जाएगा अयथार्थ अनुभव, अपरमा। ठीक है, कह रहा है कि अयथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं, अपरमा कहते हैं। कि जो वस्तु जहां जिस रूप में हो, उसे वह न समझकर कोई दूसरी वस्तु की जो वह नहीं है समझ लेना अयथार्थ अनुभव होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, उदाहरण लिया है कि रस्सी को सांप समझ लेना और सीप को चांदी समझ लेना। ठीक है, कि सीप भी क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, जब वहां पे रजत की बात हो रही तो मैंने कहा था इसको व्हाइट रजत, व्हाइट कलर की होती है, तो उस रजत को अगर आप रजत समझ रहे हो तब तो क्या है, वो परमा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। और सीप जो होती है ये भी व्हाइट होती है, लेकिन इसको क्या समझ लेना, चांदी समझ लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। तो ये जो क्या है, ये अप्रमा है ना। अब ऐसी चीजें कहाँ पे आती है, अपन भाई आयुर्वेद में क्यों पढ़ रहे हैं, अपने को जब चिकित्सा करनी है तो उसमें अपन ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये अपन इसलिए पढ़ते हैं, देखिए कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन छद्म चर वैद्य, है ना, ऐसे अलग अलग चीजों नाम से पढ़ेंगे, देखेंगे कि, है ना। जैसे कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो वास्तविक चिकित्सक नहीं होते, जिनको अपन क्या बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप एक ऐसे चिकित्सक के पास जाते हो जिसके पास में डिग्री नहीं है, जिसने पूरी शिक्षा ली नहीं है ना, ऐसे ही बैठ गया। तो वो क्या हो गया, वो एक अप्रमा है, वो है ना। वो आप क्या आप वो एक रस्सी को आप क्या समझ रहे हो, सांप समझ रहे हो। ठीक है, इस प्रकार की चीजें और भी कुछ आएगा। जैसे एक ऐसा ही केस आता है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, अगर तंत्र वगैरह देखते हो तो उसमें क्या होता है कि रात को व्यक्ति सो रहा है और उसको क्या हुआ, अचानक से कोई कांटा चुभ गया। ठीक है, और कांटा चुभ गया, वहीं पास में कोई रस्सी ऐसे पड़ी होगी, तो उसको ऐसे फील हुआ, उसको रस्सी के हाथ लगाया, फिर ऐसा कुछ, तो उसको ऐसे लगा जैसे सांप काट लिया हो। ठीक है, उसको ऐसे लगा जैसे कि स्नेक बाइट हुआ है, सांप ने काटा है। और उसके जो लक्षण आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो
सांप के काटने जैसे आएंगे। ठीक है, तो वो लक्षणों से अपने को पहचानना होता है कि ये प्रमा है या फिर अप्रमा है। ठीक है, वो वास्तव में काटा है फिर नहीं काटा है, तो ये ऐसे भी अपने पास में केसेस आते हैं, तो इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये अप्रमा वगैरह ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इनको रुचि लेते हुए पढ़ें। इसके बाद देखिए आगे आता है स्मृति। स्मृति क्या है कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, कि संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को ही क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। कि थोड़ा सा अपने को कुछ हिंट मिले, उसी से अपने को पूरी चीज याद आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। है ना, जैसे कोई अपन ने झरना देखा और पहले भी अपन कहीं वैसी ही थोड़ी चीज देखी थी, है ना, तो वो अपने को याद आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, स्मृति। भाई पुरानी चीज याद आ जाना। कहा कि देखे हुए सुने हुए तथा अनुभव किए हुए विषयों का स्मरण करना ही क्या होता है, स्मृति कहलाता है। और यह स्मृति अनुभव के होने पर भावना नामक संस्कार के कारण उत्पन्न होती है। नॉर्मल है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कहा कि दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम, कि देखे हुए, श्रुत मतलब सुने हुए, और अनुभूत मतलब अनुभव किए हुए, स्मरणात् स्मृति रुच्यते, ये इन सब से क्या हो जाए, स्मरण हो जाए, कोई चीज याद आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। चरक शारीर स्थान का श्लोक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, वैसे कोई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जैसे चरक के श्लोक आ रहे हैं ना, तो वो अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जब चरक संहिता पढ़ेंगे तब भी ये चीजें आएंगी। इसके बाद देखिए अगली चीज है आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्कारात स्मृति। ये वैशेषिक दर्शन का है कि आत्मा और मन के विशेष संयोग और संस्कार से स्मृति, स्मरण का ज्ञान होता है। लेकिन अपने को समझ में आएगा भी स्मृति चीज क्या होती है, कोई चीज वापिस आ जाना, है ना, याद आ जाती है। कहा कि भाई दो प्रकार की स्मृति होती है, एक होती है यथार्थ जिसको अपन कहें परमाजन्य, और एक होती है अयथार्थ जिसको अपन कहेंगे अप्रमाजन्य स्मृति। कहा कि स्मृति के कारण जो है आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 8 कारण बताए हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि वक्ष्यन्ते कारणे अष्टो स्मृतिर उपजायते निमित्त रूप गृहात सादृश्यात स विपर्याद सत्व अनुबंधाद अभ्यास ज्ञान योगात पुनः श्रुतात्। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 8 जो है स्मृतियां हैं, जिनके अपन एक एक करके बात करते हैं। ये 2 लाइनें है ना, इन्हीं में देखिए अभी देख लेंगे अपन एक एक करके। कि सबसे पहले कह रहा है कि निमित्त, निमित्त कारण ज्ञान से। क्या कह रहा है कि जैसे कारण को देखकर कार्य का स्मरण किया जाता है, जैसे कि निमित्त का मतलब क्या हुआ कि कारण को देखा और कार्य का ज्ञान हुआ। जैसे कि कुम्हार को देखकर घड़े का स्मरण हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा था ना इसमें घड़े और गाय के जो एग्जाम्पल खूब मिलेंगे आपको, है ना, कि कुम्हार को देखकर आपको घड़े का स्मरण हुआ। ठीक है, तो कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनाता है, तो कुम्हार को देखते आपको घड़ा याद आ गया। या फिर मोहन जैसा मधुर बोलता है, उसी तरह मेरा पुत्र भी मधुर बोलता है। ठीक है, तो मोहन को देख के पुत्र याद आया कि मधुर वाणी के निमित्त से दूर रहने वाले अपने पुत्र का स्मरण किया। ठीक है, उसी प्रकार अपन बात करते हैं, दूसरी है रूप ग्रहण। जैसे वन में गवय को देखकर गो का स्मरण करना। ठीक है, गाय चराने वाले को देखा तो आपको गाय याद आ गई। सादृश्य, सादृश्य मतलब सदृश पुरुष को देखकर तत्सदृश पुरुष का स्मरण होना। ठीक है, कि एक प्रकार के पुरुष को देखा उससे दूसरा वैसे दिखने वाला पुरुष अपने को याद में आ जाए। सविप्रय मतलब अत्यंत विपरीत से भी स्मृति होती है, मतलब एकदम जस्ट ये तो नालायक है मेरा बच्चा अच्छा है, या फिर ये अच्छा है मेरा वाला नालायक है, इस प्रकार की स्मृति होती है, उसको क्या बोलते हैं, सविप्रय। कि जैसे किसी की गाय अधिक दूध देती है और अपनी गाय थोड़ा कम दूध देती है, तो अधिक दूध देने वाली गाय को देखकर यह स्मरण आता है कि मेरी गाय जो है वो कम दूध देती है। सत्व अनुबंध की बात करें कि मन से शिव या राम का स्मरण करना। ठीक है, सत्व मतलब मन होता है ना, साफ मन जो होता है ना, 3 प्रकार होते हैं मन के, 3 भेद अपन पढ़ेंगे, है ना, या फिर अपन कहेंगे 3 चीजें पढ़ते हैं कि सत्व रज और तम। सत्व रज और तम, तो जो दोष होते हैं ना, वो सत्व को दोष नहीं माना जाता है। आपसे कोई भी पूछे, देखिएगा एक बहुत अच्छी सी बात है कि आपसे कोई पूछे दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना दोष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। ठीक है, एक तो शारीरिक दोष होता है और एक होता है मानसिक दोष। ठीक है ना, सीधे 3 नहीं बताने, दोष कितने प्रकार के, 3 नहीं होते हैं, दोष 2 ही होते हैं, शारीरिक होता है मानसिक होता है। अब जो शारीरिक दोष होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, वात पित्त कफ। वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। ठीक है, और मानसिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम। सत्व जो है ना वो निर्दोष वाली अवस्था होती है, मतलब एकदम सात्विक जिसको बोलते हैं ना, है ना, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो, तो वो सत्व है। तो इसी बात कर रहा है सत्व अनुबंध, कि मन से शिव या राम का स्मरण करना, अर्थात अपने मन को जिस विषय संबंधित करना चाहे उसका
स्मरण करना है। तो ये सत्व नाम आया इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया, बाकी इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। तो ये हो गया सत्वानुबंध। ठीक है, वैसे नाम थोड़े से आपको याद होने चाहिए। 8 प्रकार की स्मृतियां कौन सी होती है? अभ्यास, अभ्यास मतलब क्या हो गया कि अभ्यस्त वस्तु को ज्ञान के आधार पर स्मरण करना। और ज्ञान योग, ज्ञान योग में क्या हो गया? धारणा ध्यान समाधि की सिद्धि के बाद जो ज्ञान योग होता है उसे ज्ञान योग, है ना, ज्ञान होता, उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान योग कहते हैं, है ना। तो धारणा ध्यान समाधि वगैरह या आगे अपन जब स्वस्थ वृत्त में यह आता है ना, जो अष्टांग योग वगैरह पढ़ते हैं, है ना, तो ये सब जो है अपन बहिरंग होते हैं, ये वहीं पे अपन बात करेंगे इनकी। तो धारणा ध्यान समाधि, इनसे जिस समाधि में बैठ जाते हैं तो उनको जो है ज्ञान हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान योग हो गया। पुनः सुनने से, जैसे कोई श्लोक कंठस्थ था परंतु भूल गए, तो यदि फिर से सुन लिया जाए तो उसका स्मरण आ जाता है। जैसे आपको 2 लाइनें कोई बता दे कि मेरे को 2 लाइनें आप बता दीजिए, है ना, जैसे शुरुआत जो कर देता है तो फिर अपने को पूरा याद आ जाता है। तो वो हुआ कि थोड़ा सा दोबारा सुन लेते हैं तो अपने को याद आ जाना। तो ये 8 प्रकार की स्मृतियां। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आता है भ्रांति। भ्रांति जैसे अपन ने अप्रमा पढ़ा था ना, वैसे ही होता है भाई। भ्रांति होती है ना, वो भी आप एक ऐसे चिकित्सक के पास में चले गए हो जो कि छद्मचर है, मतलब झोला छाप है, तो वो भ्रांति होगी ना आपकी एक प्रकार से। देखिए कि किसी वस्तु के अपने वास्तविक स्वरूप होते हुए भी दूसरी वस्तु के होने की प्रतीति होना या आभास होना भ्रांति कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कहा कि भाई रस्सी को सांप समझना और सीप को चांदी समझना, वही बात फिर से बता दी है। वैसे भ्रांति भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये आज अपन ने थोड़ा सा जो है बेसिक जो बात थी, है ना, प्रमाण पढ़ने से पहले जो कुछ चीजें जो अपने को आवश्यक रहती है ना, प्रमाण से पहले कुछ चीजें अपने को जरूरत रहती है, और वो अपन जो है इसमें अपन ने देखा। इसके आगे अपन प्रमाणों की संख्या वगैरह जो है इसकी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा था जिसके अंदर अपने को कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस्ड रहना है। देखिए एक तो ये सब आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। एक तो निरुक्ति आपको सभी की याद रहनी चाहिए। ठीक है, निरुक्ति जो है आप हर चीज की ही आप थोड़ी निरुक्ति पे ध्यान दे लेना। ठीक है, एक लाइन होती है छोटी सी, उसको आप याद कर सकते हो, चाहे भले ही कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बहुत ज्यादा भी नहीं है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निरुक्ति जो है वो आप याद रखना। इसके बाद इस अध्याय में बात करें या फिर आज जो अपन ने पढ़ा उसमें आपको परमा पता होना चाहिए क्या होता है, परमेय पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, परमाता पता होना चाहिए क्या होता है, और प्रमाण पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो ये 4 बिंदु, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चारों चीजें जो है वो अब समझ में आई होंगी। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है ना। तो इसके बाद जो है अपन अगला शुरू करेंगे। ठीक है।